हम आज की डेमो क्लास को स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा क्योंकि इसमें सिर्फ़ ये जब यूट्यूब पर जाएगी क्लास, तो इसमें हमारे जो क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, वो भी इसको देख पाएँगे और उनके लिए एक अनाउंसमेंट रहेगा कि सिविल हिंदीपीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म है सिविल सर्विसेज़ के लिए, है ना? तो और ये हिंदी मीडियम के लिए एक तरीके से सन एक संकल्प लिए हुए कि हिंदी मीडियम की जो स्ट्रेंथ सिविल सेवा में कम होती जा रही है, उसके लिए ये संकल्प लिया हुआ एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ आप आकर अपने मीडियम जो आपका हिंदी मीडियम है, उसमें आकर अपनी तैयारी को एक बेहतर मुकाम दे सकते हैं और अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। तो इसके लिए मैं अपना जो हमारा सिविल इंडिपीडिया जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, इस पर आप क्लासेस को मंथली बेसिस पर और त्रिमासिक मतलब क्वार्टरली बेसिस पर जॉइन कर सकते हैं। मंथली के लिए जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है, 1 मंथ का, वो है 1599 ₹1599 और त्रिमासिक रूप से ये क्वार्टरली ये हमारे लिए है 4499 ₹4499 और ये एक बहुत ही आर्थिक रूप से वहनीय फ़ी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है कि जिससे एक सब तक इसकी तैयारी की पहुँच, एक गुणवत्तापूर्ण तैयारी उन्हें मिल सके और वो अपने सपनों को साकार कर सकें। ओके। इसके साथ जो बच्चे डेमो क्लास लेना चाहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा, यहाँ पर इंटरेक्शन हमारा आपसे नहीं हो पाएगा जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे। आप एक इंटरैक्टिव क्लास मतलब जिसमें आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं और एक प्रॉपर जो क्लास होती है जहाँ पर स्टूडेंट अपनी क्वेरीज को पूछता है, टीचर उनकी क्वेरीज को पूरा करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। इस तरह की क्लास आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप डेमो क्लास में आइए। आप सिविल हिंदीपीडिया की ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर रोज़ शाम को 7 बजे हमारी डेमो क्लासेस होती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर यू। आप एक्सपीरियंस करिए, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर निर्णय लीजिए कि देन उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं रेगुलर क्लासेस में आने के लिए। ओके? तो ये आपसे अनाउंसमेंट है, बाकी जो भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सिविल इंडिया से और कोई भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो हमारा जो वीडियो अपलोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया रहेगा। आपको और टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक रहेगा और ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से जो लिंक दिया जाएगा वो वहाँ पर रहेगा। ओके, चलते हैं हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूँ। सॉरी। ओके, गिव मी 1 मिनट।
सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ये थोड़ा-सा जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक वन्स। ओके। थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यूज़ हो गया था, है ना? कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। ओके। जो हमारा टॉपिक है, एक छोटा-सा टॉपिक मैंने डिज़ाइन किया है आपके लिए, आज की जो एक छोटी-सी क्लास है, उसके लिए। और ये टॉपिक रहेगा करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, मुद्रा की परिवर्तनीयता। ये सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? तो इसके लिए हम आपके लिए कुछ एक न्यूज़ एक लेके आए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 ईयर प्लान्स कैन इंडिया रूपी गो ग्लोबल विदाउट 100% कन्वर्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या भारत की जो करेंसी है रुपया, वो एक ग्लोबल करेंसी बन सकती है बिना 100% परिवर्तनीयता के, विदाउट 100% कन्वर्टिबिलिटी के। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये है क्या? व्हाई वी नीड दिस? और हमें इसकी ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक को जानेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे। हाँ, तो इसका जो मीनिंग है, ये यहाँ पर मैंने इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो इंडियन करेंसी है या घरेलू मुद्रा है, वो घरेलू मुद्रा किस प्रकार विदेशी मुद्रा में बदलेगी। घरेलू मुद्रा किस प्रकार विदेशी मुद्रा में बदलेगी, वो भी किस पर? मार्केट, बाजार द्वारा निर्धारित बाजार द्वारा निर्धारित शक्तियों के द्वारा, है ना? तो जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक मार्केट, और मार्केट की 2 अपनी शक्तियाँ होती हैं, डिमांड, जिसे हिंदी में कहेंगे माँग, और सप्लाई।
इसे हिंदी में कहेंगे आपूर्ति। म मार्केट मतलब बाज़ार, बाज़ार जहाँ चीज़ें कोई भी चीज़ बिकती और खरीदी जाती है ना? वहाँ पर चीज़ों की कीमत कैसे निर्धारित होती है? वो डिमांड और सप्लाई के नियम द्वारा निर्धारित होती है। इसी प्रकार जो हम बात करने वाले हैं कि जो कैसे एक देश की मुद्रा किसी मतलब हम कह सकते हैं घरेलू मुद्रा को कहाँ पर हम खरीदें और कहाँ पर हम बेचें। मतलब किसी भी मुद्रा को, जैसे हम घरेलू मुद्रा को कहीं बेच रहे हैं और उसके बदले हम विदेशी मुद्रा कोई खरीद सकते हैं। या विदेशी मुद्रा बेचकर हम घरेलू मुद्रा खरीद सकते हैं। विदेशी मुद्रा कुछ भी हो सकती है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, कोई भी। और घरेलू मुद्रा तो हमारी है रुपया, वी नो ऑल। तो कैसे इन्हें कन्वर्ट किया जाता है? घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए एक निर्धारित दर होती है, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं विदेशी विनिमय दर, ठीक है? विदेशी विनिमय दर, इसे या फिर हमारा ये, तो इस रेट में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। ये रेट कैसे डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है मार्केट द्वारा, बाजार के द्वारा। बाजार मतलब डिमांड एंड सप्लाई, है ना? जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो उस किसी भी मुद्रा की, चाहे वो घरेलू मुद्रा की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। किसकी? घरेलू मुद्रा की, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, माँग ज़्यादा है। उसे लोग ज़्यादा चाह रहे हैं क्या, और उसकी सप्लाई कम है, आपूर्ति कम है। इसकी वजह से उसकी क्या बढ़ जाएगी? वैल्यू। और इसी वजह से इस तरह की कहानी जब बनती है, तो हम कहते हैं कि रुपया मजबूत हो रहा है। और इसके अपोजिट भी कहानी बनती है, जो आजकल अभी हम न्यूज़ में और इसमें देखते हैं। इसी मार्केट में जो मार्केट है, जहाँ पर करेंसी, जो मुद्राओं का व्यापार होता है, लेन-देन होता है, जहाँ हम खरीद और बेच सकते हैं। इस मार्केट को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है? ये होता है ये मार्केट, मतलब मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई चीज़ खरीदी-बिकी जाती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर मुद्राओं को खरीदा और बेचा जाता है ना? तो इस टाइम हम डॉलर की कहानी बहुत सुन रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है। ये बड़ा न्यूज़ चैनल में और न्यूज़पेपर में, इवन जो सिविल सर्विसेज़ के जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सारे इस तरीके की न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं। उसकी रीज़निंग के पीछे उसकी रीज़निंग क्या है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके क्या-क्या आगे प्रभाव पड़ेंगे, सकारात्मक या नकारात्मक, इन सब पे चर्चा हो रही है। इसी को हम देखते हैं, कहानी को हम जस्ट अपोज़िट करते हैं। जो मार्केट की जो शक्तियाँ होंगी, डिमांड एंड सप्लाई, आपूर्ति। अब डिमांड किसकी बढ़ गई? डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ओके? और सप्लाई डॉलर की कम हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, डॉलर की वैल्यू अप हो जाएगी। लेकिन ये अप होगी, किसके सापेक्ष होगी ये अप? घरेलू मुद्रा के सापेक्ष, है ना? तो जब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका मतलब रुपए की वैल्यू, कीमत कम हो गई है। इसी कहानी को हम कह सकते हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है और इसी में हम कह सकते हैं रुपया कमज़ोर हो रहा है। इतना समझ आया कि कैसे कोई मुद्रा मजबूत होती है, कैसे कोई मुद्रा कमज़ोर होती है। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये मार्केट द्वारा डिसाइड होता है, ठीक है? फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कन्वर्टिबिलिटी पर, मुद्रा की। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मुद्रा विदेशी मुद्रा में उसमें बदलेगी, कन्वर्ट होगी,
और वो कन्वर्ट कैसे होनी चाहिए? माँग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित, बाज़ार की शक्तियों द्वारा। इसमें किसी तरीके का कोई ऑफ़िशियल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कि गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं हम तो $1 का ₹20 ही देंगे, है ना? या आरबीआई ने बोल दिया इस तरीके से हम $1 का ₹25 ही देंगे। दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस डू नॉट रिक्वायर्ड। केवल मार्केट के द्वारा ये चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए। मार्केट के द्वारा मतलब मार्केट की शक्तियों के द्वारा, और शक्तियाँ क्या है मार्केट की? माँग और आपूर्ति। तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें एक करेंसी को दूसरे करेंसी में बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसकी जो ज़रूरत पड़ती है उसके पहले हमें पता होना चाहिए एक वर्ड, ग्लोबलाइज़ेशन। या ग्लोबलाइज़ेशन नहीं भी पता है, इसके पहले की भी कहानी यही है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमेशा ही चलता रहा है। ग्लोबलाइज़ेशन के पहले भी सदियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता रहा है। इवन हिस्ट्री में हम देखते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर भी इंटरनेशनल ट्रेड चलता था, क्योंकि हमारे पास खुदाई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं कि दूसरे जो सभ्यता थी, जैसे मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया, वहाँ के कुछ जो हम कह सकते हैं करेंसी या कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, जिससे हम कह सकते हैं उस टाइम भी इंटरनेशनल ट्रेड चलता था। उस टाइम सिंपल सा सिस्टम था, जिसे हम वस्तु विनिमय बोलते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज वस्तु विनिमय। एक सामान आप एक ऐसा हम बाज़ार बनाएँगे, जहाँ पर आप सामान लेके आएँगे, जहाँ पर हम सामान लेके आएँगे। आपका सामान हम ले लेंगे, हमारा सामान आप ले लेंगे और हम अपनी-अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। दिस इज़ द सिम्पलेस्ट सिस्टम, सबसे सरल तरीका है ये वस्तु विनिमय, जो एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग में होता था। धीरे-धीरे कॉम्प्लिकेशंस आते गए, धीरे-धीरे मुद्रा का विकास हुआ, फिर फिएट करेंसी आ गई, ठीक है? फिएट करेंसी इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू मतलब जो जिस चीज़ से उसका निर्माण हुआ होता है, उसकी वैल्यू उससे नहीं आती, इवन उसकी वैल्यू कहीं और से आती है। जैसे हमारा ₹100 का नोट होता है ना, तो उसकी वैल्यू क्या उस कागज़ की ₹100 वैल्यू है, बस आरबीआई का वो नंबर हट जाए या आरबीआई उसमें लिखना भूल जाए कि मैं ₹100 देने का वचन देता हूँ, तो वो ₹100 उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी ₹100 की नोट की। लेकिन उसमें जो कीम वैल्यू आ रही है वो किसके द्वारा आ रही है? आरबीआई उसमें वो वैल्यू डाल रहा है, ठीक है? तो फिएट करेंसी आने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड आया, तो हर देश की अपनी एक करेंसी है ना? जितने भी देश हैं सबकी अपनी करेंसी है। सपोज़ हम एक देश मान लेते हैं इंडिया और सेकंड को मान के चलते हैं यूएसए। यूएस की अपनी करेंसी डॉलर और इंडिया की अपनी करेंसी। अब हम आपस में ट्रेड करते हैं, आयात-निर्यात करते हैं, ठीक है? तो इंडियन जो ट्रेडर होंगे, जो एक्सपोर्ट करेंगे और यूएस में अपना सामान बेचेंगे, तो यूएस वाले उन्हें डॉलर दे देंगे। मान लो वो इंडिया में डॉलर लेके आ भी गए, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस डॉलर इन इंडिया? कुछ नहीं। ना वो लेबर को चार्ज कर सकते हैं, डॉलर से दे सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल यूएस की टेरिटरी के अंदर ही इसकी वैल्यू रहेगी। अभी इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि डॉलर इस टाइम पे इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है। इस चीज़ को छोड़ के चलें, बस एक नॉर्मल एक देश मान के चलें, तो उस कागज़ का हमारे लिए क्या कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है ना? हमें तो हमने अपना सामान बेचा है, तो हमें तो रुपया चाहिए। ऐसे ही सेम यूएस के ट्रेडर कर सकते हैं। वो क्या कहेंगे कि हमने इंडिया में सामान बेचा है, हम रुपये का क्या करेंगे भाई? जब हमारे यहाँ वो चलता ही नहीं है। वो हमारे यहाँ लीगल टेंडर नहीं है। हमारे दुकानदार उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी लेबर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारे मैन्युफैक्चरर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन हमारा बैंकिंग सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम उसका करेंगे क्या? उसके लिए हमारी वैल्यू बस कागज़ के बराबर है। तो इंटरनेशनल ट्रेड को चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी? एक ऐसे मार्केट की ज़रूरत पड़ी, मतलब एक ऐसी जगह, बाज़ार की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर आदमी, जहाँ पर बिज़नेसमैन, जहाँ पर ट्रेडर, जहाँ पर व्यापारी, एक्सपोर्ट-इम्पोर्टर वो आएँ, रुपए लेके आएँ, रुपए को हम डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे या वो डॉलर लेके आएँ, तो हम रुपयों को कन्वर्ट कर देंगे। एक ऐसा प्लेस, जिससे क्या होगा?
कि जो यूएस के व्यापारी होंगे, वो अपना माल इंडिया में बेचेंगे और अपना डॉलर में लेके रुपया, जो उनकी करेंसी है डॉलर में, वो अपनी उसकी वैल्यू लेके चले जाएँगे। इसी तरीके इंडिया, ये मार्केट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज़ इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रन नहीं कर सकता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही नहीं चल सकता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बिना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बिना, है ना? तो इस मार्केट की हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चले। दूसरा, कोई यूएस में काम कर रहा है, समवन इज़ वर्किंग इन यूएस, है ना? इंडियन, जो इंडिया का है। अब वहाँ पर उसने डॉलर कमा लिए। अब वो अपने इंडिया में उसकी फैमिली रह रही है, उसके पेरेंट्स रह रहे हैं और वो ट्रांसफ़र कर रहा है यूएस से इंडिया में डॉलर, तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, भैया ये डॉलर का मेरे लिए क्या यूज़ है? ना तो मैं इससे सब्ज़ी खरीद पा रहा हूँ, ना तो हम दाल खरीद पा रहे हैं, ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं, ना घर बनवा पा रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? ये तो सिर्फ़ मेरे लिए कागज़ है। इससे अच्छा अपना डॉलर अपने पास रखो और वहीं पे उसका यूटिलाइज़ करो, है ना? तो इस केस में क्या करेगा, जो इंडियन पर्सन यूएस में रह रहा है, वो ऐसे मार्केट में जाएगा, जिन मार्केट को अभी मैंने बताया क्या? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पर जाएगा, डॉलर बेचेगा और क्या खरीदेगा? रुपया खरीदेगा और उस रुपये को अपने पेरेंट्स को दे देगा। अब ये रुपया इंडिया में एक लीगल टेंडर है, उसकी एक वैल्यू है, वो यहाँ पर कुछ भी उस रुपये का यूटिलिटी कर सकते हैं अपने सामान को खरीदने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है, एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, बिना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसी तरीके से हम और ऑप्शन देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, जो हमारे यहाँ एफडीआई आता है, फॉरेन कंपनीज़ हमारे भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो उनके पास रुपए थोड़ा ना होगा वहाँ पर। वो डॉलर लेके आएँगे या व्हाटएवर दे हैव, वो यूरो लेके आएँगे, कुछ भी लेके आएँगे। लेकिन जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर मान लो कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो उन्हें लेबर को देना है, उन्हें सीमेंट वाले को देना है, उन्हें और भी मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें उन्हें लगानी है अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन्हें देना है। वो कैसे काम करेंगे? तो वो भी सेम इसी मार्केट का यूज़ करेंगे कि अपने रुपयों को इस मार्केट में जाके अपने डॉलर को बेचेंगे और उस डॉलर को बेचकर रुपया लेंगे और रुपये का यूज़ करेंगे इंडिया के अंदर। ये इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये बिल्कुल छोटे-छोटे से एग्ज़ाम्पल हैं। एक इन ट्रेड से हो गया, एक इन्वेस्टमेंट से हो गया और एक रेमिटेंस से हो गया कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं रुपए, है ना? हम बहुत बार सुनते हैं कि दुबई से और अरब कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आ रहा है, लेकिन वो वहाँ की करेंसी में अर्न कर रहे हैं, वो यहाँ की करेंसी में अर्न नहीं कर रहे हैं, इंडियन करेंसी में नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, उसका मूल्य हमारे पास आ रहा है, उसको फिर हम यहाँ पर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, अपनी उसकी उपयोगिता इंडियन करेंसी में ही है, अदरवाइज़ उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी, है ना? तो फिर से हम लेकिन अब हम चलते हैं कन्वर्टिबिलिटी की तरफ। एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में बदलना। इसका मतलब देश के अंदर और बाहर से जो बाहर की तरफ जो मुद्रा जा रही है, जिसे हम कहेंगे आउटवर्ड फ्लो, बाहर की तरफ जाने वाला उस मुद्रा का बहाव और जो अंदर आ रही है, इनवर्ड फ्लो, मुद्रा का बहाव, है ना? ये हमेशा चलता रहता है किसी भी देश के लिए, नॉट फॉर इंडिया। और इसमें क्या है कि जो इनवर्ड आ रहा है, विदेशी करेंसी आ रही है या विदेशी करेंसी बाहर जा रही है इंडिया से, ये सिस्टम हमेशा चलता रहता है, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी सिस्टम है और ये हमेशा रन रहता है। बट ये मार्केट पर चलना चाहिए। जब ये मार्केट द्वारा निर्धारित रहता है, बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्धारित रहता है, इसकी प्राइज़िंग, इसका रेट बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्धारित रहता है, तो इसे हम कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं। और कैसी? फुल कन्वर्टिबिलिटी। फुल मतलब हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण परिवर्तनीयता, पूर्ण परिवर्तनीयता, रुपए की पूर्ण पर, है ना? लेकिन लेकिन इंडिया में
अभी ये कंप्लीटली हमने लागू नहीं किया है। इसलिए अभी मैं आपको इसके ओके, जो मुद्रा की परिवर्तनीयता होती है, उसके 2 घटक हैं। एक चाल चालू खाता परिवर्तनीयता और एक पूंजी खाता। चालू खाता पर, एक पूंजी खाता पर। अब ये चालू खाता और पूंजी खाता कहाँ से आ जाते हैं हमारे पास? ये मुद्रा परिवर्तनीयता जो है कन्वर्टिबिलिटी है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, इसके 2 कंपोनेंट हैं, चालू खाता, पूंजी खाता। ये हमारे पास आ कैसे गए, डायरेक्ट कैसे आ गए? तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा अपने एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ता है, जिसे हम पढ़ते हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इस ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? कोई भी एक देश है, उसमें जो भी मुद्रा का लेन-देन हो रहा है, उसका एक लेखा बनाया जाता है, विवरण तैयार किया जाता है ना? जैसे एक बैंकिंग है, बैंकिंग भी एक बही खाता टाइप का होता है कि आप कितने आपका जो खाता है, एक बही खाता टाइप का होता है ना? कि आप कितना उसमें डाल रहे हैं, कितना आप उसमें निकाल रहे हैं। जब आप बैंक में जाते हैं या फिर ऑनलाइन, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आप जब अपनी पासबुक देखते हैं, उसमें ट्रांज़ैक्शंस देखते हैं, तो आप देखते हैं कि कितना क्रेडिट हुआ है और कितना डेबिट हुआ है। ये सारी चीज़ें दिखती हैं, है ना? इसी तरीके से भारत एक देश का, मान लीजिए इंडिया का एक खाता बना रखा है, एक अकाउंट खोल रखा है, वहाँ पर पूरा ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। वो ट्रांज़ैक्शंस किस तरीके के होते हैं? एक देश से दूसरे देश वाले। ऐसे नहीं कि भारत के अंदर के ट्रांज़ैक्शंस को, नहीं। ये जब दूसरे देश से ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, इनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और उस रिकॉर्ड को जब हम रखते हैं, तो उसे भी हम 2 भागों में बाँट के रखते हैं, या 2 उसके 2 हिस्से होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, भुगतान संतुलन के 2, जो भुगतान संतुलन खाता है, उसके 2 अवयव हैं। तरीके नहीं, 2 टाइप नहीं, अवयव हैं उसके 2, और वो 2 अवयव हैं, एक रहेगा क्रेडिट, करंट, करंट मतलब चालू, और चालू खाता, करंट अकाउंट। दूसरा रहता है कैपिटल अकाउंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं पूंजी खाता, पूंजी खाता, ठीक है? ये चालू खाता पे कुछ अलग तरीके के ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, और पूंजी खाते पर कुछ अलग तरीके के जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, जो लेन-देन होते हैं, उन्हें लिख के रखा जाता है, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जो चालू खाते पर इसमें जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, वो मोस्टली व्यापार संबंधी होते हैं। वो व्यापार किसमें हो रहा है? ट्रेड्स इन गुड्स, ट्रेड्स इन सर्विस, और ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हो गया है, जो विदेशों में हमारे लोग रह रहे हैं, वो रेमिटेंस भेजते हैं भारत में, और इसका अपोजिट, ये केवल एक तरफ़ा ही नहीं रखते, लेन-देन दोनों का ही लेखा-जोखा होगा पूरे अकाउंट्स में। ऐसा नहीं कि व्यापार में केवल हमारे पास क्या आ रहा है उसका लिखेंगे, नहीं। हमारे तरफ से क्या-क्या जा रहा है, कितनी वैल्यू के सामान जा रहे हैं और कितने वैल्यू के सामान आ रहे हैं। सर्विस में भी सेम करेंगे, लेन-देन दोनों का ही हम, जो भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो करंट में चालू खाता में और करंट अकाउंट में हम ये 3 चीज़ों को लेके चलते हैं। गुड और ट्रेड इन गुड, वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार और ट्रांसफर पेमेंट। ये हमने जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब हमने अपनी क्लास में पढ़ाया था, तब हमने इसे बहुत डीप पढ़ाया है। इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट है, पूंजी खाता है, इसमें किस तरीके के ट्रांज़ैक्शंस को रखा जाएगा, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम या हमारा देश किसी को कर्ज देता है या कर्ज लेता है ना? या फिर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और इसमें एक कंपोनेंट होता है गोल्ड का। ये इसमें अदर में आ जाएगा गोल्ड। जो गोल्ड हम खरीदते और बेचते हैं, वो इसका रिकॉर्ड
करेंट कैपिटल अकाउंट में होता है क्योंकि वो असेट के रूप में माना जाता है। तो जो चालू खाता है वो ट्रेड को दर्शाता है, ट्रेड के लेन-देन को दर्शाता है और कैपिटल खाता है, वो इन्वेस्टमेंट या निवेश, ऋण या असेट के खरीदने-बेचने इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो फिर हम ये 2 जो कॉन्सेप्ट आए हैं, वो इधर से ही आए हैं, किधर से आए? भुगतान संतुलन वाले भुगतान संतुलन जो खाता है, उसके ही 2 कंपोनेंट इधर आए हुए हैं। तो सबसे पहले जब हम मुद्रा की प्रबंधनीयता पढ़ते हैं, तो हमें भुगतान संतुलन का जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, किस तरीके से किसमें कौन चीज़ आएगी, वो हमें पढ़ना चाहिए और वो हमें पढ़ना पड़ता है। तो स चालू खाता मतलब जो भुगतान संतुलन का चालू खाता है, उसमें जो ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, उसकी परिवर्तनीयता, पूंजी खाता जो भुगतान संतुलन का पूंजी खाता है, उसकी परिवर्तनीयता। तो इंडिया में ये जो चालू खाता है, ये पूर्ण परिवर्तनीय है। पूर्ण परिवर्तनीय का मतलब क्या हो रहा है? इसमें जो ट्रांज़ैक्शंस होंगे और उनका जो लेन-देन होगा और उसमें जब ज़रूरत पड़ रही है एक करेंसी को दूसरे करेंसी में बदलने की, तो वो कैसे निर्धारित होंगे? बाज़ार की शक्तियों से निर्धारित। बाज़ार की शक्तियों से निर्धारित होंगे। जो आजकल हम देखते हैं ना कि 87 रुपीज़ का 1 डॉलर रुपीज़ का 1 डॉलर हो रखा है ना? ये न्यूज़ में हम कई बार देखते हैं, रोज़ आ रहा है कि डॉलर इतने रुपए का हो गया है, डॉलर इतने रुपए का हो गया है। वो जो न्यूज़ में आ रहा है वो किस चीज़ के लिए आ रहा है? ये बाज़ार, मार्केट की शक्तियों द्वारा जो फ्लक्चुएशन हो रहा है करेंसी में, उनकी वैल्यू में, एक-दूसरे के सापेक्ष, वो लिख के आता है, वो बताते हैं आपको कि ये डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया या रुपया इतना कमज़ोर हो गया या उसके अपोज़िट भी हम कह सकते हैं कि डॉलर इतना कमज़ोर हो गया। कभी ऐसी कंडीशन आती है कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है। ये कैसे निर्धारित होता है? बाज़ार द्वारा और बाज़ार में का मतलब डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, है ना? बट जब हम पूँजी खाते पर आते हैं, तो इसमें अभी पूर्ण परिवर्तनीयता लागू नहीं है। लागू नहीं। तो इसमें किस तरीके की परिवर्तनीयता है? जिसे हम बोलते हैं आंशिक परिवर्तनीयता, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, कन्वर्टिबिलिटी, है ना? तो ये पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को ही पूर्ण परिवर्तनीयता में लाना, इस न्यूज़ के बारे में यही बताया गया है। ये फिर से मैं आपके सामने न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। जो कैपिटल अकाउंट पर पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, उसी को फुल कन्वर्टिबिलिटी में फुल कन्वर्टिबिलिटी में लाना, उसी के बारे में इसे बताया गया है। ये 100% कन्वर्टिबिलिटी किसके बारे में बता रहे हैं ये? क्योंकि करंट अकाउंट में तो इंडिया में कन्वर्टिबिलिटी है, चालू खाते पर तो है, 100% है। तो ये किस खाते की बात कर रहे हैं? कैपिटल खाते की बात कर रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट जो पूंजी खाता है, उस पर भी 100% कन्वर्टिबिलिटी हो जाए, मतलब इसमें भी जो लेन-देन है और उन लेन-देन में जब ज़रूरत पड़ेगी कि एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जाए, तो वो बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्धारित दर पर बदला जाए। किस पर? बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्धारित दर पर। मतलब उसमें जो एक्सचेंज रेट हो वो कैसा हो? फ्लोटेड एक्सचेंज रेट पर उन मुद्राओं को एक-दूसरे में बदला जाए। ठीक है? तो इस न्यूज़ की यही एक हमारी समझ के लिए ज़रूरी था। इस न्यूज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके
पीछे के कॉन्सेप्ट को पढ़ें, कन्वर्टिबिलिटी को पढ़ें और कन्वर्टिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम भुगतान संतुलन वाले अकाउंटिंग सिस्टम को पढ़ें और उससे ही लिंक करते हुए हम आगे बढ़ें, जिससे हमारी समझ भी अच्छे से विकसित हो और हमें ऐसा ना लगे कि ये नया वर्ड, नई चीज़ हमारे पास कहाँ से आ गई और हमने वहीं से सीखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? तो जब भी इस तरीके के टॉपिक होते हैं, हमने इनसे लिंक्ड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें पहले पढ़ लेना चाहिए। अदरवाइज़ वो फिर हमें नए लग रहे होते हैं। है ना? तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी और आप सब लोगों का जो आज जुड़े हैं और जो लोग आगे इसे यूट्यूब पर देखेंगे, उन सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। और फिर से मैं एक अनाउंसमेंट है मैं फिर से रिपीट करूँगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे पोर्टल हिंदीपीडिया सिविल हिंदीपीडिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप किसी तरीके का कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, किसी तरीके का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हमारे साथ, बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या जो वहाँ पर हमारी एक ऐप का भी लिंक दिया गया होगा, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डेमो क्लासेस को आप जॉइन कर सकते हैं। आप इस इंटरैक्टिव क्लास का एक्सपीरियंस अनुभव ले सकते हैं, जो यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर आप आके अपने कमेंट्स, अपने डाउट, इवन हैंड रेज़ करके आप एक कम्युनिकेशन टीचर के साथ एस्टेब्लिश कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।